हेलो एवरीवन। आज है 22 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 66 रुपीज का ये शेयर है। 1.5% के आसपास की आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब से रिजल्ट आया है शेयर की पिटाई हो रही है, अच्छी खासी पिटाई हुई है इसकी। तो बातचीत करना बनता है कि यहाँ पर बाइंग का मौका कहाँ पर बनेगा, कौन सा लेवल सही रहेगा, कौन सा सपोर्ट यहाँ पर बढ़िया है जहां से शेयर बाउंस बैक कर सकता है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भेल 66 रुपीज का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए, जैसे ही रिजल्ट आए थे एक झटके में टूटा था ये शेयर। एक झटके में 76 से 67 तक पहुंच गया था। फिर एक दिन तेजी दिखाई, दोबारा भैया टूट गया ये 64 के करीब। फिर तेजी दिखाई, अब फिर टूट रहा है ये शेयर। 7.5% की गिरावट है। 64 के आसपास का लो है और 77 के आसपास का हाई है। एक साल में देखें तो 98% का अभी भी ग्रोथ देखने को मिला है। और 27 रुपए का लो था और 77 रुपए के आसपास का हाई है। अब देखिए किस तरीके से रैली बने। देखिए हमेशा ये चीज देखने को मिली है भेल में कि एक अच्छी रफ्तार के बाद एक गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर भैया बड़ी गिरावट आती है, फिर अच्छी खासी तेजी बनती है, गिरावट आई, दोबारा तेजी बनी। जितनी गिरावट है उससे ज्यादा की तेजी हमने देखी है। और जब भी गिरावट आई है, कोई बड़ी गिरावट आई है, बाइंग के मौके बने हैं। बाइंग की मौके हमेशा यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। लार्ज कैप शेयर है, 23,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखिए तो 7 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास 63% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार है यहाँ पर। देखिए कंपनी डूबने वाली नहीं है, सरकारी कंपनी है ये, ठीक है। हाँ, कल कल कभी इसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, लेकिन डूबेगी तो नहीं है। 4.47% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 1.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एलआईसी के पास भी 10.07% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए दिक्कत कहाँ हुई थी? दिक्कत हुई थी जब इसके रिजल्ट सामने आए थे और रिजल्ट में देखने को मिला था कि कंपनी को 1,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और इसी की बदौलत शेयर इस तरीके से टूटा था। एक ही दिन में 18% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और कई सारे जो ब्रोकरेज फर्म है उनके भाई साहब काफी नेगेटिव कमेंट्री भी आई थी। और जब ये कमेंट्री आई थी तब वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया भी था कि देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि ये जो ब्रोकरेज फर्म कह रहे, जैसे कि सीएलएस ने कहा है कि भैया भेल को बेच दो, 40 रुपए पर चला जाएगा ये शेयर। इतना ही नहीं, कोटक सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पर कहा गया कोटक, हाँ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बेचने की सलाह दी थी और 34 रुपए का टारगेट प्राइस रखा था कि भैया 34 रुपए तक पहुंच सकता है ये शेयर। और रीजन ये दिया था कि कंपनी के जो रिजल्ट आए वो अच्छे नहीं है और ग्रॉस मार्जिन और वर्किंग कैपिटल भी अगर देखें तो कुछ सही देखने को नहीं मिल रहे हैं। और गोल्डमैन सैच भैया ये एक कदम आगे निकल गए इनसे, और इन्होंने बेचने की तो सलाह दी ही, लेकिन टारगेट प्राइस जो है वो 23 रुपए का कर दिया था। और जब ये इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी तब मैंने कहा था कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली शेयर टूटेगा जरूर। देखिए ये मानना कि नहीं टूटेगा ये गलतफहमी होगी। डेफिनेटली शेयर टूटेगा, ठीक है, लेकिन 64 का गया, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर लिया, ठीक है। दोबारा गया है, हो सकता है कि थोड़ा और टूट जाए, दोबारा बाउंस बैक कर लेगा। इससे पहले पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो भाई साहब ये वो कंपनी है जिन्होंने 1500 करोड़ का लॉस किया था पिछले साल। पिछले साल 1500 करोड़ का लॉस करने वाली ये कंपनी है। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि भैया टूट कर बहुत नीचे टूट गया। नहीं, बाउंस बैक दिखाया। क्योंकि देखिए भेल जो ट्रेड कर रहा है ना भैया, ये ट्रेड कर रहा है अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो भाई साहब आने वाला समय जो है वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का है। इतना ही नहीं, सरकार अगर प्राइवेटाइज करेगी तो भैया तब तो ये धड़कल्ले से भागना शुरू कर देगा। अभी हाल फिलहाल में जब इसका वैल्यूएशन आया था वो तकरीबन 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन था। तो याद रखिए कंपनी बड़ी है। और हालांकि नेगेटिव पॉइंट एक और ये भी था कि आप देखिए क्रिसिल ने भेल की जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज है उसको डाउनग्रेड किया था और जो आउटलुक दिया था वो नेगेटिव दिया था। तो चीजें अच्छी तो नहीं है। देखिए ये मानना कि सब कुछ सही है, सही नहीं है। थोड़ी सी गिरावट आ सकती है लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि शेयर 40 पे चला जाए, 23 पे चला जाए, इतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी।
यहाँ पर आप देखिए इन्होंने जो नेगेटिव रेटिंग दी है इनको, अब देखिए फ्रॉम ए नेगेटिव टू ए माइनस नेगेटिव किया है। एजेंसीज रिफर्ड रेटिंग कंपनी शॉर्ट टर्म फैसिलिटी इज A1 माइनस प्लस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए रेटिंग इन्होंने नीचे जरूर की, नेगेटिव में जरूर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी बर्बाद नहीं होगी। इससे पहले 1500 करोड़ का लॉस कर चुकी है पिछले क्वार्टर में भी, तो भी बर्बाद, सॉरी पिछले साल भी, तो भी बर्बादी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये मानना कि बर्बाद होगी, जी नहीं, बर्बाद नहीं होगी। पिछले साल 1532 करोड़ तक का इनको नुकसान हो गया था मार्च 2020 के क्वार्टर में, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ था कि शेयर कोई टूट गया हो, बिखर गया हो, आधा हो गया हो, जी नहीं। आप देखिए यहाँ पर टूटा जरूर था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं टूटा था, दोबारा बाउंस बैक किया था, वापस से टूटा, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर लिया। भेल के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो टेक्निकल रेटिंग आई है वो अभी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है नतीजे अच्छे नहीं है, प्रेशर में शेयर जरूर है, तो थोड़ी सी गिरावट तो बनेगी। ठीक है, थोड़ी सी गिरावट बनेगी, लेकिन ऐसी गिरावट नहीं है कि आप यहाँ पर पैनिक कर जाए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की यहाँ पर नसीहत आपको दे रहे हैं। 2 साल अच्छे नहीं रहे इस कंपनी के लिए, 2020 का और 2021 का, दोनों ही साल में कंपनी को बड़े नुकसान हुए। इससे पहले कंपनी भैया अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही थी, प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ था, लेकिन 2020 और 21 बुरा दौर रहा इनके लिए। 2020 में 1500 करोड़ का नुकसान हुआ, 2021 में 2745 करोड़ का लॉस हो गया इनको। तो नुकसान हुए हैं, उससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर हम बेल के बारे में देखने की कोशिश करें तो शेयर जो है वो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दिया लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो, और डिविडेंड भी अच्छा पे नहीं कर रहा, क्योंकि 2019 में किया था, 20 में नहीं किया, 21 में कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना, कौन से लेवल पर खरीदना है वो हम बात करेंगे। 66 के लेवल पर मैं खरीदने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर अभी भी देखने को नहीं मिला है, कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अभी कोई अपनी राय नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम होल्डिंग्स की बात करें, शेयर होल्डिंग्स की बात करें, तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग देखने को मिली है। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पर यह भी है कि म्यूचुअल फंड लगातार बिकवाली कर रहे हैं। दिसंबर 2019 वाले क्वार्टर में 7% की होल्डिंग जो म्यूचुअल फंड की थी, आज वो हो गई है 1.33%। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, तो 12% की जो होल्डिंग थी आज वो 11% के आसपास की है। एफआईएल्स की मैं बात करूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो तकरीबन 10% की होल्डिंग थी एफआईएल्स की, आज 4.5%। डेफिनेटली बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली है तीनों के द्वारा। और जो पोर्शन बढ़ा है यहाँ पर वो बढ़ा है रिटेल का। रिटेल सिर्फ 7.5% के थे, आज 20% के आसपास के रिटेल होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी बड़े फंड हाउसेस की बड़ी क्वांटिटी है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर देखने को मिले। देखिए भेल प्रेशर में तो है, प्रेशर झेलने वाला भी है आने वाले वक्त में। 66 रुपीज के आसपास बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपको ये 60 रुपए के आसपास मिल जाता है डेफिनेटली एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए। लेकिन अगर आपने खरीदारी करी है तो ऐसा मत करिए कि बेच के निकल जाए यहाँ पर, जी नहीं, बने रहिए। और 60 रुपए के आसपास पहुंचा, अगर ये पहुंचता है तो आप एवरेज करके चल सकते हैं यहाँ पर। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहे 60 के आसपास करें, अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 400 शेयर खरीदे, वेट करिए। 55 के आसपास पहुंचता है तो दोबारा आप 600 क्वांटिटी और ऐड करके अपनी जो क्वांटिटी उसको 1000 तक पहुंचा सकते हैं। अगेन कहूंगा नेगेटिव आउटलुक शॉर्ट टर्म के लिए है जरूर इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट जो है वो इसका आपको पॉजिटिव नजर आएगा। तो पैनिक मत करिए, गिरावट आने वाली है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी कि भैया 65 रुपए का शेयर आपको 25 रुपए 30 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए। इतनी बड़ी गिरावट कभी भी नहीं यहाँ पर आने वाली है। डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट होगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी और ये शेयर बाउंस बैक भी कर जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है आने वाले वक्त में। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, याद रखिए इस कंपनी को और ऊपर तक लेके जाने वाले हैं। छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। और अगर गलती से भी मान लीजिए कि यहाँ पर सरकार
इसको प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचती भी है या इसके बारे में कोई खबर आती भी है तो दोबारा कहता हूँ एक बड़ी रफ्तार ये पकड़ सकता है। हालांकि अभी तो कोई खबर आई नहीं है, आएगी कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वर्स्ट मतलब एक रेयर केस सिनारियो में अगर ऐसा होता है तो फायदा होगा उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया है। देखिए अगेन 66 रुपीज पर बाइंग की सलाह नहीं है, 60 रुपए के आसपास पहुंचता है वहां से आप खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शुरुआत, ठीक है। फिर ये मत कहना कि 60 रुपए पर आपने 1000 शेयर खरीद लिया फिर बोलो कि सर अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। भाई साहब थोड़ा बहुत टूटे तो थोड़ी और क्वांटिटी आपको ऐड करनी है उस लेवल पर। तो यही कहूंगा एक साथ बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत आप 60 रुपए के आसपास से कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।